नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत के बारे में, जिसे हम हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो भी आज महाद्वीपों की स्थिति है, जो भी वर्ल्ड में महाद्वीपों की स्थिति है, वो इसी जगह पर क्यों है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको महाद्वीप दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास, मैं आपको गिनवा देता हूँ, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है और ये एशिया है। इन दोनों को मिला के यूरेशिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। इस तरह से 7 महाद्वीप पूरे विश्व में हमारे पास होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इन 7 महाद्वीपों की स्थिति यहीं क्यों है। मान लो ऑस्ट्रेलिया है, वो यहीं क्यों है, भारत है या फिर एशिया है, वो यहीं क्यों है। तो ये हमें टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है कि इनकी स्थिति ऐसी क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए, एक जर्मन भूगर्भ शास्त्री हुए श्रीमान एल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, तो उन्होंने 1912 से 1915 के बीच में एक जर्मन में एक बुक लिखी, जिसको 1925 में इंग्लिश में प्रकाशित किया गया। उस बुक में क्या था, उस बुक में उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। अब ये क्या है, जो आपके पास महाद्वीप है वो जो है लगातार चलायमान है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास महाद्वीप है वो लगातार चलायमान है। ठीक है, तो एल्फ्रेड वेगनर का ये कहना था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी लेयर है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है। ठीक है, और जो उसकी निचली परत है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है। ठीक है, तो जो उसकी निचली परत है वो समुद्र का तल भी है। ठीक है, तो वेगनर का ये कहना था कि जो ये ऊपरी परत है, निचली परत के ऊपर इस तरह से चलती है जैसे समुद्र में आपके पास नाव चलती है। ठीक है, समुद्र में समुद्र के पानी को जैसे नाव काटते हुए चलती है, उसी तरह से सिलिकॉन एल्यूमिनियम की ये जो परत है, ये नीचे वाली परत को काटते हुए ऊपर से चलायमान है। और ये क्या है हमारे पास, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स है, ये मतलब महाद्वीप है हमारे, ये जो मैंने अभी 7 महाद्वीप आपको दिखाए हैं। एल्फ्रेड वेगनर का कहना था कि लगभग 30 करोड़ साल पहले ये सभी जितने भी मैंने आपको 7 महाद्वीप दिखाए, ये सभी एक में ही समाहित थे, ये जुड़े हुए थे। और वो एक जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो आपके पास पृथ्वी पर महाद्वीप था वो था पेंजिया नाम का महाद्वीप था। ठीक है, और इसके जो बाहर आपके पास इसके चारों तरफ जो ये समुंदर था, ये समुंदर पैंथलासा नामक समुंदर था, पैंथलासा, इसको उसने नाम दिया। ठीक है, तो जो एक ही भूखंड था आपके पास, वो एक ही महाद्वीप था, वो पेंजिया था, और इसके चारों तरफ जो एक पूरा बड़ा महासागर था वो था आपके पास पैंथलासा। फिर उसके बाद समय बीतता गया और ये पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग था इसका नाम उसने रखा अंगारा लैंड, या फिर इसको उसने लोरेशिया भी बोला, लोरेशिया। ठीक है, और नीचे वाले भाग को उसने कहा गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके बाद फिर से ये कई हिस्सों में टूट गए। तो जो ये इसका ऊपरी भाग था, जो आपके पास लोरेशिया का भाग था, इससे आपके पास क्या क्या महाद्वीप बने, ये उत्तर अमेरिका बना। ठीक है, उत्तर अमेरिका बना, इससे यूरेशिया, यूरेशिया का भाग बना इससे। ठीक है, और जो आपके पास गोंडवाना लैंड था, उससे आपके पास क्या बना, उसके आपके पास दक्षिण अमेरिका बना, उससे आपके पास अफ्रीका बना, उससे आपके पास इंडिया बना, उसे आपके पास ऑस्ट्रेलिया बना,
और पांचवा उससे आपके पास अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तो गोंडवाना लैंड से बन गए और 3 आपके पास लोरेशिया से बने। कौन सा? उत्तर अमेरिका, यूरेशिया मतलब यूरोप भी है और इसमें, और एशिया भी है। ठीक है, तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको ये बात हजम सी नहीं हुई कि क्या कभी महाद्वीप भी इतने भारी भूखंड भी चल सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, कैसा पॉसिबल हो सकता है ऐसा? तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है, या फिर इसको धकेलता कौन है, इतने भारी भूखंड को कौन धकेलता है? तो उसने कहा, वैगनर ने कहा कि हमारे पास जैसे अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर काट रहा है, ठीक है, और मून की भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है। तो मून क्या है? मून की वजह से हमारी पृथ्वी में जो समुद्र होते हैं उनमें ज्वार और भाटा आता है। ठीक है, ज्वार क्या होता है? जब समुद्री लहरें ऊपर उठती है तो ज्वार कहलाती है, और जब वो नीचे बैठ जाती है तो वो भाटा कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी ग्रेविटी से ही वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो अब जब मून की ग्रेविटी से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसी ज्वारीय ऊर्जा से आपके पास जो ये बड़े बड़े भूखंड है, जो उपमहाद्वीप, ये महाद्वीप हैं आपके पास, ये चलायमान है, ये चल रहे हैं। तो इस पे रिसर्च किया गया, तो क्या चंद्रमा के पास इतनी पावर है, ग्रेविटी की पावर है कि वो इतने बड़े बड़े भूखंडों को खींच सके? तो बाद में पता चला कि नहीं, चंद्रमा के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इन भूखंडों को खींच सके। तो इस आधार पर जो हमारे वैगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ये आप सही नहीं बता रहे हो, तो हम इसको नहीं मानते। तो इसलिए इसको हाइपोथेसिस बोल दिया गया। ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता तो ये थ्योरी कहलाती, लेकिन ये प्रूव नहीं हो सका तो ये हाइपोथेसिस कहलाया। तब अल्फ्रेड वैगनर ने इसको साबित करने के लिए क्या किया कि 2 झंडे लगा दिए, 2 झंडे, एक ग्रीनलैंड में लगा दिया और दूसरा उसने एक लंदन में, जो आपके पास ब्रिटेन में लगा दिया। ठीक है, तो 2 झंडे लगाए। तो वो ये साबित करना चाहता था कि यदि ये भूखंड आपके पास अगर चलायमान है, या तो ये पास आएंगे या दूर जाएंगे। ठीक है, तो इन झंडों के बीच की जो दूरी है वो कम या ज़्यादा जरूर होगी। तो वो हर साल ग्रीनलैंड जाता था और इनकी दूरी को नापता था। एस्ट्रोनॉमिकल जो आपके पास चांद तारे होते हैं उनकी कुछ गणना करके दूरी को मापा जा सकता है, तो उसी आधार पर दूरी को मापने की कोशिश करता था। लेकिन 1930 में जब वो यहाँ पर गया हुआ था तो एक तूफान आया और उसी बर्फीले तूफान में उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये अधूरा रह गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1928 में एक और साइंटिस्ट था, आर्थर होलमन नामक साइंटिस्ट। ठीक है, तो 1928 में एक और साइंटिस्ट हुआ, आर्थर होलमन। इसने भी एक सेम सिद्धांत दिया। ठीक है, जिसका नाम था मेंटल संवहनीय धारा सिद्धांत। इसने क्या दिया? मेंटल संवहनीय धारा सिद्धांत। ठीक है, इसने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि आपके पास जो कॉन्टिनेंट्स है, जो ये कॉन्टिनेंट्स है, ये चलायमान है, चल रहे हैं, लेकिन ये किस एनर्जी के साथ चल रहे हैं? तो उसने कहा कि लाखों साल पहले जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो ये एक आग का गोला थी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऊष्मा फंसी हुई थी। ठीक है, ये पूरा ही आग का गोला थी, तो ये पूरी तरह से गर्म थी। ठीक है, तो समय बीतता गया और करोड़ों सालों में इसकी जो बाहरी आवरण है वो ठंडा होता चला गया, लेकिन जो अंदर इसकी ऊष्मा फंसी हुई थी वो ऊष्मा बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि पृथ्वी ऊष्मा का कुचालक है। क्योंकि पृथ्वी के आर पार ऊष्मा पार नहीं हो सकती। अगर उसके अंदर ऊष्मा है तो वो ऊष्मा अंदर ही फंसी रह गई है। ठीक है, तो ऊष्मा अंदर ही फंसी रह गई है, जिसके कारण उस गर्मी से अंदर की जो ठोस चट्टानें हैं वो द्रवित हो गई है, वो पिघल गई है और वो लावा के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, वो लावा के रूप में प्रेजेंट। अब ये लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये इसमें सर्कुलेट होने की कोशिश करता है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर इसको कहीं जगह नहीं मिलती, तो ये दोबारा इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, और जहाँ से इसको जगह मिल जाती है वहाँ से ये बाहर भी निकलता है ज्वालामुखी के रूप में। ठीक है, लेकिन जहाँ से इसको जगह नहीं मिलती तो ये सर्कुलेट होता रहता है और इसके ऊपर कुछ प्लेट रखी हुई है। प्लेट क्या है? जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, ये कुछ 100 किलोमीटर की ऊपरी प्लेट है।
ठीक है। तो जब ये इसके नीचे से ऐसे ये लावा चलायमान है तो ये ऊपरी प्लेट को भी चला देता है, जिसकी वजह से जो ये कॉन्टिनेंट्स है, जो ऊपरी कॉन्टिनेंट्स है वो चलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि अंदरूनी ऊर्जा की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स चलायमान हैं। और इसी को आर्थर होलमैन ने क्या नाम दिया? टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट प्रिंसिपल इसको नाम दिया उसने। तो इसी को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा गया। लेकिन जब वैगनर ये बात कह रहा था तो उसकी किसी ने नहीं मानी, उसकी भर भर के आलोचना की गई कि ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं पता है, ये भूगर्भ शास्त्री के नाम पे धब्बा, इस तरह से बहुत सारी उसकी आलोचना की गई उस समय में। लेकिन बाद में वो भी मान गए कि हाँ वो सच कह रहा था, लेकिन पूरी बात उसकी सच नहीं थी, क्योंकि उसने कहा था कि चंद्रमा की ज्वारीय ऊर्जा से ये चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये किस वजह से चल रहे थे? पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा की वजह से चल रहे थे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें कॉन्टिनेंट्स चलते हुए आपको शो होंगे, जिससे आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि तो ये था दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारे बड़े बड़े भूखंड है, ये भी चलायमान है, ये चल रहे हैं रेगुलर, ठीक है। लेकिन हमें इन पता नहीं चलता है इनकी स्लो प्रोसेस होने की वजह से, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें देखिए जो हमारा भारत है वो यहाँ पे था पहले, ठीक है। तो यहाँ से चलता चलता और वो इधर जाके यूरेशिया की प्लेट से जाके टकरा गया, और जब यहाँ टकराया तो यहाँ पे बड़े बड़े आपके पास पहाड़ बन गए हैं, ठीक है। और उन्हीं पहाड़ों को हम आज हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इसी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।